तुम्हें पा लेते तो यकीनन ये किस्सा खत्म हो जाता। तुम्हें पा लेते तो यकीनन ये किस्सा खत्म हो जाता। तुम्हें खोया है तो यकीनन ये कहानी लंबी चलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग की ज़िंदगी भी लगभग ऐसे ही हो गई है कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाता है तो यकीनन ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिल पाती है तो आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, वो यकीनन लंबी चलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और राधे राधे। मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक टोटल हम लोग 60 ईडियम्स डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 60 ईडियम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 165 है, लेकिन चूंकि इस जीटी के एग्जाम में चार चार ऑप्शन में चारों ईडियम्स ही कई क्वेश्चंस में डला हुआ है। तो अगर मैं लिटरल मीनिंग लेकर चलूँ 10 में भी ऐसा है तो टोटल 40 का बनता, यानी 205 समथिंग आपके पास ईडियम्स टोटल पढ़ने हैं। यानी एसएससी जीडी 2023 में टोटल 200 इडियम्स हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों को ओरिजिन बेसिस एकदम बेहतर तरीके से समझते हैं तो यही सवाल बार बार रिपीट होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सवाल रिपीट हुआ और कुछ नया हो, क्योंकि मेरे पास ना सिर्फ डेटा बेस है, वैसे मैंने लंबे समय तक तैयारी भी की है। तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि नहीं पूछा। हाँ, एक चीज़ है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी रटिए मत ईडियम्स को। ईडियम्स को मत रटिए। ईडियम्स बना कैसे है, आप उसको वो चीज़ पढ़िए, वो आपके लिए काम आएगी। वरना फालतू है, आप 10 बार पढ़ोगे 10 बार भूल जाओगे, लेकिन एक बार ओरिजिन पढ़ लोगे ना, फिर कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल आपके सामने आता है, बाय हुक और बाय क्रूक। देखिए, आपने कभी मछली पकड़ा है? मछली पकड़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हम लोग इस तरह से एक बंसी लगाते थे, है ना। इस तरह बंसी होता था एक, है ना, इस तरह, या तो ये दांत में जाके फंसा था सांप का, इसको हुक बोलते हैं। और जो सेफर्ड होते हैं ना, जो भेड़िए चलाने वाले सेफर्ड, वो क्या करते थे, वो भी एक ऐसे डंडा की तरह रखते थे ऐसे। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूं। देखिए, ये मान लीजिए जैसे एक सेफर्ड है, ये क्या है, भेड़िया है, ठीक है, सेफर्ड है। तो देखिए, यदि कोई चीज पाने की जरूरत हो, कोई चीज को पाना हो, तो या तो हुक का इस्तेमाल कर लेंगे। और मान लीजिए भेड़िया, इसका इस्तेमाल क्या करते कि भेड़िया का जैसे मुंह होता था ना इस तरह, तो यहाँ पे इसको फंसा के भेड़िया को खींच के ले जाते थे, है ना, समझे। डंडा भी डंडा हो जाता था, भेड़िया को बदमाशी की अदले भी जाते, नहीं बदमाशी ज्यादा हुआ तो पीट भी देते उससे। यानी कोई काम करने के लिए यदि हुक का इस्तेमाल हुआ तो ठीक, यदि किसी काम के लिए क्रूक का इस्तेमाल करना पड़ जाए, यानी गला पकड़ के खींचना पड़ जाए या फिर लाठी डंडा मार के करना पड़ जाए, यानी इसका मतलब हुआ कि अपना काम निकालने के लिए चाहे जो तरीका बने हम उसका इस्तेमाल कर लें, उसको बोलेंगे बाय हुक और बाय क्रूक। देखिए, कई बार यहाँ पर एग्जाम में लिखा हुआ है बाय वन और अदर मीनिंग, या तो एक तरीका से या और तरीके से। कई बार यही दे देगा कि या तो अच्छे तरीके से या खराब तरीके से। तो ओरिजिन बेसिस यदि आप पढ़ रहे हो तो बस यही है कि या तो हुक से निकल जाए या क्रूक से निकल जाए, मतलब जिस तरीका से काम हो जाए, सिंपल। यानी 61 का 1 नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए 62 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अबाउट द होमवर्क, टीचर ने उसको होमवर्क के लिए पूछा और ही स्टार्टेड स्पीकिंग वेगुअली टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट। कि वो टीचर जब पूछा उसके होमवर्क किधर बनाए हो, तो उल्टी सीधी बातें करेंगे, सर ये वो। एक्चुअली मैंने ये सवाल बताया हुआ है। देखिए, इसमें सही आंसर हो जाएगा ना आपका बीटिंग अराउंड द बस। ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता ये सब। बीटिंग अराउंड द बस का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, मैंने पहले भी ये सवाल बताया है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा जरूर देखें। देखिए, पहले जमाने में लोग शिकार करने जाते थे ना, तो क्या करते थे, अपने साथ बहुत सारे हथियार वगैरह लेकर चलते थे, जंगल में जाते थे, ठीक है, जंगल में जाते थे। लेकिन उनके सामने एक परेशानी होती थी कि जंगल में झाड़ी वगैरह बहुत होते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए शिकारी इधर से गुजर रहा है और यहाँ कोई बाघ छिपा है, एकदम खबाक मार डाले, यहाँ सांप छुपा है, डस डाले, यहाँ कोई बड़े बड़े बिच्छू वो काट डाले, है ना। कई बार मान लीजिए झाड़ी में गड्ढा उड्ढा हो तो यहाँ पर गिर जाए। तो लिटरली जब पहले जमाने में शिकारी जंगल की ओर जाते थे शिकार करने और कुछ करने, तो उनके सामने डेंजर बहुत होता था, डेंजर बहुत होता था। मान लीजिए वो शिकार करने जा रहे हैं, उनको शेर मारना है, तो शेर मारने के लिए वो दूर से एम बनाएंगे, छिप कर बनाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं शेर के सामने जाके खड़ा होकर तलवार निकालेंगे, तो फिर शेर हबक देगा। दूर से छिप के। तो क्या होता था कि वो क्या करते थे कि जो झाड़ियाँ होती थी ना, उसको अपने तलवार से ऐसे ऐसे उसके आसपास, यानी जो जैसे मान लीजिए झाड़ी है, ऐसे ही झाड़ी है, तो यदि उनको डर है कि यहाँ कुछ छिपा हो सकता है, शेर वगैरह सांप वगैरह, वो क्या करेंगे, यहाँ वहाँ ठोकेंगे, यानी बीटिंग यहाँ पे क्या करेंगे, एकदम बस ये जो झाड़ी है इसके अराउंड क्या करेंगे, ठोकेंगे, आवाज़ क्रिएट करेंगे। ये आवाज़ क्रिएट होगा तो यहाँ पर जो शेर और जो सांप है वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। फिर शेर जो शिकारी होगा उसके लिए शिकार करना आसान हो जाएगा, है ना, डर नहीं रहेगा। तो
तो यही है कि बीटिंग अराउंड द बस, यानी जो मेन पॉइंट था बस में वहां हमला ना करके उसके चारों तरफ वो हमला कर रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के काम कर रहे हैं। देखिए, आप भी नॉर्मली जानते होंगे कि आपको भी कहीं जाना है तो जाने का एक डायरेक्ट तरीका होगा, लेकिन पता है बीच में कोई है आदमी जो आपको चोट दे सकता है, आपको तंग कर सकता है, तो आप क्या चीज़ों को घुमा कर जाइएगा, है ना, घूम घूम कर जाइएगा। ठीक है, तो वही है कि मेन काम नहीं करना, बीटिंग अराउंड द बस, कि झाड़ी के इधर उधर ठोकना, डायरेक्ट शिकार नहीं करना। तो वही है कि जो जरूरी बात है वो ना बोलना, फालतू चीजें बोलना। तो बीटिंग अराउंड द बस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है आई थिंक। चलिए ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है टू ग्रीज द पाल्म। देखिए ग्रीज मतलब क्या होता है, वो जो गाड़ी में डालते हैं ना ग्रीस, वही ग्रीस है। टू ग्रीस द पाल्म, है ना। ग्रीस द पाल्म मतलब क्या हो कि मान लीजिए हाथ है यहाँ पर, क्या कर रहा है, इसको ग्रीस लगा रहा है ताकि सर ये काम करे। देखिए गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें जब ग्रीस लगाते हैं ना तो इंजन ठीक चलता है। जो गाड़ी होता है उसमें इंजन में अगर उसमें हम लोग ग्रीस ठीक से लगा दे, ग्रीस जो होता है और ठीक से, तो इंजन ठीक चलता है, काम निकलता है। लिटरली उसी तरह है कि यदि सरकार में, सरकारी विभाग में आपको काम निकालना है तो हाथों को भी क्या करना पड़ेगा, ग्रीस करना पड़ेगा, यानी इसको भी कुछ लगाना पड़ेगा ताकि ये तेज चले। वो लगाने के सेंस में सरकारी विभाग में क्या आता है, रुपया। यदि इंजन के बात करें तो वहाँ ग्रीस लगाओ तो चलेगा, उसमें सरकारी विभाग में भी ग्रीस लगाना पड़ेगा। यहाँ ग्रीस नहीं, ग्रीस का मतलब यहाँ पैसा देना पड़ेगा, ब्राइब देना पड़ेगा, घूस देना पड़ेगा, यानी 4 नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, टू ग्रीस द वाल। देखिए बिसाइड वन सेल्फ बहुत अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए बिसाइड मतलब क्या होता है, के अलावे, के अलावे बोल सकते हो, है ना, के अलावे, या फिर के अलावे बोल सकते हो, या फिर इसके लिए एक अच्छा वर्ड आपके सामने यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए बिसाइड मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, के अलावे, अलावे दोनों में बोल सकते हो, के अलावे। और वन सेल्फ मतलब हुआ क्या, खुद से। वन सेल्फ मतलब क्या हुआ, खुद से, है ना, खुद से। खुद से कहने का सेंस क्या हुआ कि खुद की मेंटल स्थिति से। खुद से मतलब क्या हुआ यहाँ पे, खुद की मेंटल स्थिति से, मेंटल स्थिति से। जिसे बोलते हैं कि वो अपने आपे में नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना कि वह अपने आपे में नहीं, आपे में नहीं, इसका मतलब क्या, कि अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने माइंड से चीज़ों को सोच नहीं पा रहा है। तो बिसाइड वन सेल्फ, हिंदी में इसी को बोलते हैं, वह अपने आपे नहीं है, मतलब मेंटल खो चुका है ना। जो सोचने समझने की क्षमता है उसको वो खो चुका है। वो डर रहा हो सकता है, वो घबरा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपने आपे में नहीं, अपने नियंत्रण में रही है। तो क्या वो साइलेंट होगा, बिल्कुल नहीं। शॉक या डिस्ट्रॉट होगा, नहीं। फीलिंग ओवरवेलिंग फियर एंड वरी, चिंता करेगा, है ना। ये ठीक है कि वो अपने आपे में नहीं है ना। बिसाइड वन सेल्फ, वो अपने आपे में नहीं है, मतलब वो बहुत चिंता कर रहा है, वो बहुत डर रहा है ना। समझो। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एक पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है कि ये मान लीजिए आप हो, जो आपकी नॉर्मल जिंदगी है, कई बार आप शौक हो, चिल्ला रहे हो, पागलों की तरह गुस्सा कर रहे हो, नाराज हो, है ना। ये सब क्या है, बिसाइड वन सेल्फ, बिसाइड वन सेल्फ। ठीक है, बिसाइड वन सेल्फ। ठीक है, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, इसका एक ही मीनिंग हो सकता है, एन ओपन बुक, कि वो तो एक ओपन है, खुली किताब है। जैसे बोले हम तो एक खुली किताब है, खुली किताब कहने का मतलब क्या हुआ कि किताब में जो लिखा होगा ना उसमें कुछ हिडन नहीं है, सब लिखा हुआ है, सब पढ़ो, बस वही है, वो एकदम खुली किताब, है ना। ऑनेस्ट को बोलेंगे एकदम खुली किताब। एप्पल ऑफ एन आई, आप जानते होंगे किसी का लाडला होना, है ना। ठीक है, लाडला होना। रिस्क लाइफ एंड की, मैंने बताया था कि एन आर्म एंड लेग, इस तरह मैंने कुछ बताया था, एन आर्म एंड लेग, मतलब उसमें बताया था, जैसे पूछा था आपसे कि दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या थी, वहां पर इस चीज था कि एन आर्म एंड लेग, मतलब दैट इज एक्सपेंसिव। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है रिस्क लाइफ एंड लिम। यहाँ लाइफ मतलब क्या है, खुद को, मतलब खुद को रिस्क में डालना, खुद को। और लिम मतलब क्या होता है, शरीर का कोई भाग है। लिम मतलब क्या होता है, पार्ट्स, किसका, बॉडी का, बॉडी का, जैसे हाथ है, पाँव है, ये सब क्या है, लिम्ब है। तो जीवन को भी खतरे में डालना, शरीर के पार्ट्स को भी खतरे में डालना, नहीं विकलांगता वाली स्थिति में ले जाना, मतलब खुद की जिंदगी में खतरा, मतलब खतरे वाली स्थिति में ले जाना। यानी रिस्क लाइफ एंड लिव मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम में अपने आप को पढ़ना पढ़ना अपने आप को प्रॉब्लम में पढ़ने देना। तो वही हो जाएगा, फिर थर्ड नंबर सही होगा, इन डेंजर ऑफ डेथ और सीरियस इंजरी। ठीक है,
कि अपने आप को खतरे में डालना, अपने शरीर के अंग को, अपने आप को, अपने बॉडी के हिस्से को, मान लीजिए कहीं युद्ध में लड़ने जाए, कुछ हाथ पैर उड़ जाए बम ब्लास्ट वगैरह में, है ना, तो वही है कि अपने लिम्ब और अपने लाइफ को क्या है, खतरे में डालना। ठीक है, तो थर्ड नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है एक जो आग बुझाते हैं उनके लिए, वी रिस्क लाइफ एंड लिम एवरी डे टू सेव ऑल दैट स्टफ यू हैव स्टिल गोट इन बॉक्सेस फ्रॉम व्हेन यू मूव्ड हाउस इन 2009। छोड़िए कोई पिक्चर होगा कोई घटना का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टेक लीफ आउट ऑफ योर बुक। सिंपल मतलब यहाँ लीफ मतलब कुछ नहीं, लीफ मतलब होता है पेज। लीफ मतलब यहाँ क्या होता है, पेज। देखिए पहले जमाने में क्या होता था ना कि पहले बुक्स लोग छापते थे, लेकिन डिजिटलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं था। बुक्स लोग छापते थे लेकिन डिजिटलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं था। इसका मतलब ये होता था कि मतलब मान लीजिए कि एक राइटर कुछ लिखा और दूसरा राइटर यदि चाहे कि उसका कॉपी करके हम अपना बना के उसको छाप दें और पैसा कमाएं, तो वो आसानी से कर सकता था। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइजेशन लोगों को पता ही नहीं चलता था कि यार यहाँ तो मेरा कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। समझे? मान लीजिए अमेरिका को कोई राइटर है, कुछ लिखा, इंडियन राइटर उसको कॉपी कर लिया, छाप दिया, पूरा पैसा ढूंढ के कमा रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसको बुक का कंटेंट चुरा के क्या किया। अब अमेरिकन वाले को पहले जमाने में पता चलता, कोई डिजिटल तो था नहीं, है ना। यहाँ की किताबें यहीं बिकनी थी, कहीं और तो जानी नहीं थी। अमेरिका में भी गया, कौन जानता है कि एक पेज का डायलॉग उठा के डाला गया। अभी तो गूगल आ गया है, यूट्यूब आ गया है, जिसके अंदर कॉपीराइट का फीचर है, खुद ही स्कैन कर लेता है, लेकिन पहले तो था नहीं। तो पहले जमाना लोग क्या करते थे कि दूसरा बुक का कंटेंट उठा के अपने बुक में डाल देते थे। मतलब लिटरली क्या करते थे, कॉपी करते थे। कॉपी करते थे। तो टेक या तो उसमें जो ऐसा हरकत करते थे उसको बोलते थे यार तू तो उसका पेज ही उखाड़ दिया, पूजे ले लिया, टेक लीफ आउट ऑफ योर बुक, है ना, कि आप उसके बुक का पेज ले लिए, आप उसके बुक का लीफ ले लिए, पत्ता ले लिए। तो वही है कॉपी करना, नहीं इमिटेट करना, इमुलेट करना इन पार्टिकुलर वे। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ये सब गलत। ठीक है, चलिए आगे। थ्रो कॉशन टू द विंड। देखिए कॉशन मतलब होता है सावधानी। कॉशन मतलब क्या होता है, सावधानी बोलिए, सतर्कता बोलिए, है ना। सावधानी किससे, खतरा से, यानी कोई डेंजर है आपके सामने, उससे सावधानी बरतने की बात बोलिए। लेकिन आप क्या कीजिए, थ्रो कर दीजिए। थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना। यानी जो सावधानी है, खतरा था डेंजर से, आप उसको फेंक दीजिए हवा में। मतलब चिंता ही मत कीजिए डेंजर की। ठीक है, चिंता ही मत कीजिए डेंजर की। जैसे बोला जाए नदी पार करनी है, तो एक सावधानी बरतना पड़ता है कि नदी पार करने के दौरान कि कहीं बहुत गड्ढा ना हो, कोई सांप बिच्छू ना आ जाए, कहीं आप पानी पी ना लें, कहीं आप बह के ना निकल जाए। ये ये सब चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी होती है। लेकिन वो सावधानी को बदल के वाह सीधा नदी में जो है कूद गए, तैरना उड़ना कुछ आता होता है नहीं। तो क्या किया आपने, अपने आप को, आपने क्या किया कि जो रिस्क था, जो खतरा था, आपने उसको क्या किया, इग्नोर किया और सीधा कूद गए, खुद को मुसीबत वाली में, खुद को डेंजर वाली स्थिति में लेके। थ्रो कॉशन टू द विंड, की जो सावधानी होनी चाहिए थी, जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी, आपने उसको क्या किया, फेंक दिया, उसको इग्नोर कर दिया। रिस्क जो था, जो खतरा था, उसको क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब इग्नोर द रिस्क, बाकी ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, समझे। नेक्स्ट वन, होल्ड योर हॉर्सेज। होल्ड योर हॉर्सेज मतलब क्या, हॉर्सेज, हॉर्स का मतलब मीनिंग क्या होता है कि हॉर्स मतलब जो तेज भागता है, जो तेज भागता है ना, तेज भागता है। हॉर्स का ही तो मतलब होता है कि होल्ड योर हॉर्सेस, कि ज्यादा मत भागो, इसका यही तो मतलब होगा। होल्ड योर हॉर्सेस कि ज्यादा मत भागो, मतलब शांति बनाए रखो। होल्ड योर हॉर्सेस, अपनी उत्सुकता, अपनी उत्सुकता को कंट्रोल में करो, उत्सुकता कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। ठीक है, तो होल्ड योर हॉर्सेज मतलब बी पेशेंट। होल्ड योर पैसेज मतलब कि बी पेशेंट, शांति बरतो, ज्यादा उत्सुकता मत लो, ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश मत करो। ठीक है, ले हैंड ऑन, जैसे बोलते हैं ना कि किसी का किसी पर हाथ होना, मतलब अधिकार होना। सिंपल, ले हैंड ऑन, अधिकार होना। किसी का किसी पर हाथ होना, इसका मतलब क्या होता है, किसी का किसी पर अधिकार होना। ठीक है, ठीक है। टू टच और ग्रैस्प समवन ओपन विद द थ्रेट ऑफ वायलेंस, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। टू गिव अप, त्यागना, ये नहीं होगा, यही होगा। देखिए यहाँ नेगेटिव मीनिंग का लिखा हुआ है कि आई टू ले हैंड ऑन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कोई ठाकुर या कोई किंग होता है, वो
जो अपना चपरासी होता है उस पे उसके कंधे पर इस तरह हाथ रख के बोलता है का बबुआ पैसा कब दोगे, मतलब क्या उस पे अधिकार है ना, समझे। तो टू ले हैंड ऑन मतलब किसी पर कंट्रोल करना, किसी पर क्या अधिकार जमाना, वो होता है ले हैंड ऑन। तो टू टच और ग्रैब समवन विथ ओपन द विथ थ्रेट ऑफ वायलेंस, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कभी ये चीज मत रटिए, एंड ये क्या है बदल जाएगा। हो सकता है इस एग्जाम में इतना सारा लिखा हो, दूसरा एग्जाम में सीधा अधिकार वाला कुछ वर्ड दे दे। तो ले हैंड समथिंग किसी पे अधिकार जमाना, अधिकार करना, ये ले हैंड ऑन मतलब वो होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि ले मतलब होता है पुट करना, एंड हैंड मतलब रिफर टू बॉडी पार्ट्स एट द एंड ऑफ दम। सो लेइंग हैंड ऑन समथिंग ओरिजिनली मीन फिजिकली प्लेसिंग वन हैंड ऑन इट। ठीक है, इंडिकेट करता है कि ऑब्टेनिंग और एक्वायरिंग समथिंग ऑफन विद द एफर्ट और डिटर्मिनेशन, कि कोई चीज प्राप्त करना अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, अपनी डिटर्मिनेशन से। ओपन ले हैंड ऑन समथिंग, जैसे मान लीजिए आपको कोई नौकरी मिलती है बहुत क्षमता से, आप बोलोगे ले हैंड ऑन जॉब, कि आपने अपनी क्षमता से, अपनी डिटर्मिनेशन से वो जॉब को क्या किया है, ले हैंड ऑन किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए एन इजी टास्क चाइल्ड्स प्ले, देखिए चाइल्ड्स प्ले आप समझ कोशिश कीजिए चाइल्ड प्ले मतलब इजी टास्क कैसे हो सकता है ना। चाइल्ड प्ले बच्चों के जितने भी गेम होते हैं बड़ा इजी होते हैं। जैसे बच्चों को खुश करना, आप बोलो उसके लिए गेम इतना ही हो जाएगा, 1 2 3 4, उसके लिए इतना ही पढ़ना एक गेम हो जाएगा कि 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, बस। उसको गेम दीजिए, ये कौन की कितना है, एक ये दे दीजिए, 2 ये कितना है, 3, इस तरह कौन दीजिए। ये क्या चाइल्ड प्ले, तो ये इजी काम है, इजी टास्क है। तो ये यही होता है कि इजी टास्क के लिए हम लोग इजी टास्क के लिए चाइल्ड प्ले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे लिखा हुआ कैट्स पेओ, क्या पेओ, पेओ मतलब क्या होता है पंजा, यानी बिल्ली का पंजा। ठीक है, बिल्ली का पंजा। देखिए ये इडियम्स आया कैसे, मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ, और वो पिक्चर से मेरा अनुमान है कि आप समझ जाइएगा, आपको ज़्यादा मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। देखिए इस पिक्चर को थोड़ा गौर कीजिएगा। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये एक मंकी है, ये क्या है मंकी, ये क्या है बिल्ली है, यहाँ पकड़ा होगा कुछ आलू या कुछ भी पकड़ा होगा आलू, है ना। ये बिल्ली क्या कर रहा है कि अपने पंजे से आलू को निकालने की कोशिश कर रहा है, और निकालने के दौरान हो क्या रहा है कि इसका हाथ जल जा रहा है, इसका जो पाँव है, जो पंजा है, जल जा रहा है। लेकिन ये तो निकाल ले रहा है, इसका निकाला हुआ जो चीज़ है वो बंदर खा रहा है, लेकिन जल रहा है किसका पंजा है, बिल्ली का। यानी बिल्ली अपना पंजा जला रहा है आलू निकालने में, और बंदर वो आलू जो पका हुआ निकल रहा है वो खा रहा है। मतलब कि कैट्स पाव मतलब क्या हुआ कि बिल्ली के पंजे का इस्तेमाल बंदर ने एज ए टूल इस्तेमाल किया, कि दूसरे को तकलीफ दिया और खुद से एकदम मजा कर रहा है। तो कैट्स पाव का जनरल मीनिंग यही आता है कि दूसरे को तकलीफ देकर अपने लिए खुशियां बटोरना, यानी दूसरों को तकलीफ देकर अपने लिए फायदे जोड़ना, उसको कैट्स पाव बोलेंगे। कि यू आर डूइंग लाइक कैट्स पाव, कि तुम तो बिल्ली के पंजे की तरह काम कर रहे हो, है ना। कि मतलब अपने फायदे के लिए बंदर क्या कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो लिटरली कैट्स पाव का मतलब यही होता है कि इसका जनरल मीनिंग है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिफर टू समवन हु इज यूज्ड बाय अनदर पर्सन। कैट्स पाव मतलब दिखाया जाता है उस पर्सन को रिफर करता है जिसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति करता है एज ए टूल और पेन टू अचीव देयर ओन एंड्स, कि अपने बेनिफिट के लिए जो दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाता है उस दूसरा व्यक्ति को कैट्स पाव बोला जाता है। यू आर वर्किंग लाइक कैट्स पाव, कि अपना नुकसान झेल रहे हो लेकिन फायदा किसको दे रहे हो, दूसरे को। जैसे कंपनी में होता है, जो वहाँ के कंपनी में जो होता है छोटा मोटा स्टाफ होता है, वो लोग क्या होता है कंपनी को बेनिफिट देता है, और जो मैनेजर होता है वो बैठे बैठे बेनिफिट खाता है। खटता कौन है, लेबर मजदूर, उन लोगों के कारण कंपनी प्रॉफिट में जाती है, और बैठा बैठा फायदा कौन उठाता है, मैनेजर उठाता है। तो जो मजदूर होते हैं वो कैट्स पाव की तरह काम करते हैं, कि खुद झुलसते हैं, खुद खटते हैं, लेकिन फायदा कोई और उठा रहा है। ठीक है, वो कैट्स पाव हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ब्लैक शिप लिखा हुआ है। मैं इसका एक पिक्चर से आपको चीज समझाता हूँ, फिर इसका डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। देखिए एक ब्लैक शिप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सारे व्हाइट शिप है, और ये क्या है, एक ब्लैक शिप है। पहले जमाने में ऐसा होता था ना कि जो व्हाइट शिप होता था, यहाँ से जो रुई निकलता था, जो लुगदी निकलता था, है ना, इसमें आप रेड कलर मिला दो, रेड कलर का हो जाता था, ग्रीन मिला दो, ग्रीन हो जाता था, येलो मिला दो, येलो हो जाता था। मतलब आपको जिस तरह के कपड़े बनाने हैं, अगर आप एक वाइट सीप ले लो, एक वाइट भेड़ ले लो, और उसमें जो कलर मिला दोगे उसके रुई में, वो उस कलर का कपड़ा बन जाएगा। लेकिन जब आप एक ब्लैक सीप ले लो, तो क्या ब्लैक सीप में आप कोई रंग मिला सकते हो क्या? इसमें कोई भी रंग मिलाओगे तो ये रेड ग्रीन येलो पेलो नहीं आने वाला। यानी जो एक ब्लैक सीप होगा ना, वो एक आपके लिए एक अनवांटेड चीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो ब्लैक शिप होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक अनवांटेड हो जाएगा, जिसका आप इस्तेमाल अपने उपयोग के लिए कर ही नहीं सकते। लेकिन जो व्हाइट शिप था उसका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते, इसको जो मर्जी हो कलर दे देते, लेकिन ब्लैक शिप का नहीं कर सकते। तो ब्लैक शिप का मतलब यही होता है कि एक अनवांटेड चीज।
अनवांटेड थिंग, अनवांटेड थिंग, अनवांटेड थिंग। लेक्सी मतलब क्या हो जाएगा? अनवांटेड थिंग, मतलब विजय डिसग्रेस और आउटलियर। डिसग्रेस मतलब क्या होता है? फालतू चीज, है ना? समझो, जिसका कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है ना? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड्स प्ले भी बता चुका हूँ। देखिए एक एक हमने पढ़ा था, या बेड ऑफ रोजेज, या बेड ऑफ रोजेज। मैंने आपको बताया था कि एक भेड़िया था, वो अपनी वाइफ से वादा करता है कि हम तुम्हारे लिए तो एक गुलाब का जैसे बेड बना देंगे। जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके पास बेसिक सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इसलिए वो सपने में देखते हैं, बगल वाले का मतलब हौसला अफजाई करते कि यार तुम्हारे लिए तो हम महल बना देंगे, तुम्हारे लिए तो हम ऐसा गुलाब का बेड बना देंगे, है ना? तो वहां से सेंस आता है कि भले सुख सुविधा ना हो, लेकिन ऐसी चीजों की कल्पना करना जो कंफर्टेबल है, प्लीजेंट है, अच्छा महसूस कराती है ना? लेकिन वही बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ डिफिकल्टी का बोध बोध हो, है ना? ठीक है, जहाँ क्या हो, अनकंफर्टेबल का, डिफिकल्टी का, फ्रॉट विथ चैलेंजेस, और चैलेंजेस के साथ लड़ाई का बोध हो, तो वहां बोलेंगे बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है। जैसे बोलेंगे आई हैव समथिंग बेड ऑफ थॉर्न्स, आई एम फेसिंग समथिंग बेड ऑफ थॉर्न्स, कि मैं बेड ऑफ थॉर्न्स को फेस कर रहा हूँ, मतलब डिफिकल्टी को फेस कर रहा हूँ। समझे? चलिए ठीक है। अब पढ़ते हैं 72 नंबर। 72 नंबर लिखा हुआ है रेंगल ऑफर एंड एसिड। रेंगल मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेंगल। रेंगल मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। रेंगल मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। तो रेंगल ऑफर एंड एसिड, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको इस चीज एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक ऐस है, और दो आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। दोनों आदमी कौन है? एक्चुअली ये जो है ना ओनर है, ये जो है वो घोड़ा गाड़ी का ओनर है, और ये जो है वो रेंटेड पर्सन है। रेंटेड पर्सन है, मतलब पहले जमाने में क्या होता था कि घोड़ा जो है सामान का बोझ, मतलब बोझा ढोने ले जाने ले आने के लिए इस्तेमाल होता था। तो जो ओनर होते थे ना, वो बहुत सारे घोड़े अपने पास रखते थे, वो रेंट पर करते थे, यानी घोड़ा को रेंट देते थे, वो घोड़ा पे सामान लाद के जाता था और ले आता था। कई बार होता था कि ओनर भी साथ में जाते थे, यानी बहुत सारा घोड़ा दे दिया है रेंट पे, तो ओनर भी साथ साथ चल दिया। ऐसा ना हो कि घोड़ा लेके भाग जाए, मतलब गधा लेके भाग जाए, तो फिर जितना रेंट नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या होता था कि गर्मी का दिन होता था, बहुत धूप होता था, तो घोड़ा देखिए ऐस का कुछ शेडो भी बनता था। तो आराम करने के लिए, कि छाव में आराम करने के लिए दोनों के बीच में लड़ाई होता था, कि मालिक बोलता था कि मेरा घोड़ा है तो हम आराम करेंगे शेडो में। जो रेंटेड पर्सन तो बोलता था कि हम तो रेंट पर लिए हैं तो आराम हम करेंगे। एक छोटी सी बात को लेके, अरे भाई ये तो छोटी बात हुई ना। तो रैंगल क्या एस शेडो को लेके, कि जो गधा का छांव पे कौन बैठेगा, इसको लेके रैंगल करते थे, झगड़ा करते थे, यानी तुच्छ बातों पे जिसका कोई मतलब नहीं है, पेटी इशू पे बात करते थे, मतलब लड़ाई करते थे, आर्गू करते थे, है ना? यानी आपका यही सही होगा, यानी छोटी सी बातों पे क्या करते थे? झगड़ा करते थे, है ना? तो रैंगल ऑफर एंड एस शेडो मतलब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। तो रैंगल ऑफर एंड एस शेडो, ये एस के शेडो के नीचे कौन रहेगा? क्या मतलब है भाई, कि ढूंढ लो पेड़ वगैरह वहां पर रह लो, है ना? देखिए स्नैक इन द ग्रास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और ट्रेचरस मतलब छुपा दुश्मन बोलते हैं इसको, और ये याद रखें, आपको शायद याद भी हो जाएगा। यदि आपको ना भी बताए ना, बस पढ़ते रहिए, याद हो जाएगा। कीप एन आई ऑन मतलब आँख खुली रखना, किसी पे आँख रखना। कीप एन आई ऑन हिंदी में बोले क्या बोलेंगे? नजर रखना, नजर रखना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ा नजर रखो उस पे, है ना? कीप एन आई ऑन मतलब क्या होता, उसको कंटिन्यूटी उस पे नजर रखना। इग्नोर करने का सेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। एग्रेसिव होना नहीं होना। क्राइज ओवर स्प्लिट में मैंने आपको बताया, ये भी नहीं होगा। ऑब्जर्व कंटिन्यूअली एंड केयरफुली, किसी की पे नजर रखोगे मतलब क्या, उसको कंटिन्यूअली उस पर देखोगे, उसके प्रति केयरफुली उस पर ध्यान रखोगे, यही तो होगा। कीप एन आई ऑन मतलब उस पर ध्यान रखना, उस पर नजर रखना। ठीक है, चलिए ठीक है, नीचे नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है टूक हार्ट। टूक हार्ट, हार्ट लेना, दिल लेना। एक से पहले हमने पढ़ा आफ्टर वंस ओन हार्ट, इस तरह हम लोग पढ़े थे ना। हम्म, ठीक है। देखिए
कीप एन आई ऑन, हम पढ़े थे टूक हार्ट। इससे पहले हम लोग पढ़े थे आफ्टर वंस ओन हार्ट, आफ्टर वंस ओन हार्ट, ये पढ़े थे आफ्टर वंस ओन हार्ट, ओन हार्ट। इसमें हम लोग पढ़े थे कि एक ऐसा आदमी भगवान ढूंढ लिए थे जो एकदम उल्की तरह सोचता था, मतलब दूसरे व्यक्ति की लाइक हो डिसलाइक हो, मतलब दूसरे व्यक्ति की तरह सोचना। आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब ये था कि किसी दूसरे व्यक्ति की तरह सोचना, एकदम बिहेवियर उसके जैसा होना, इसको बोलते थे आफ्टर वंस ओन हार्ट। रिजेंबल करना बिहेवियर को, ठीक है, रिजेंबल बिहेवियर करना, रिजेंबल बिहेवियर, इसका मतलब ये था। यहाँ पर हार्ट का मतलब मैंने बताया था कि हार्ट से ही हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं। हमारे डिसीजन क्या होता है, हार्ट से होता है। हम सोचते हैं गलत है सही है, क्या है नहीं है, गलत है सही, इसका भी हिम्मत जो होता है, हम लोग बोलते हैं हिम्मत, हिम्मत से काम लो। हिम्मत कहाँ से लेते हैं, हार्ट से ही तो लेते हैं। कई बार आप दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं या फिर डर जाते हैं, तब मतलब क्या, आप हिम्मत कहाँ से लेते हो, हार्ट से ही तो लेते हो। करेज, करेज मतलब क्या होता है, हार्ट से ही तो लेते हो। तो टेक हार्ट, दैट इज टेक करेज। टेक हार्ट का मतलब होता था टेक करेज, हिम्मत बांधो, यानी हार्ट को लो मतलब हिम्मत लो, है ना, हिम्मत लो। हम लोग हार्ट से ही सब कुछ सोचते हैं। तो टेक हार्ट मतलब टेक करेज, यानी ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत, ठीक है, दोनों याद रखें। देखिए बरी द हैचेस, मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। देखिए पहले क्या होता था कि पहले जातिगत लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी, जातिगत लड़ाइयाँ, मतलब एक जंगल का राजा, ये एक जाति का, ये एक जाति का, वो जातिगत लड़ाइयाँ बहुत होती थी, दोनों आपस में लड़ जाते थे। लेकिन कई बार इन दोनों जातियां आपसी समझौता करते थे, तो ये अपने हथियार भी जमीन में गाड़ देता था, ये भी अपना हथियार जमीन में गाड़ देता था, है ना। और इस तरह से फिर दोनों आपस में गली, जैसे देखिए इसको हैचेस बोलते हैं, जो टांगी जैसा होता है ना, इसको हैचेस बोलते हैं। तो क्या होता था कि जब जो जाति आपस में लड़ती थी ना, तो दोनों आपस में संबंध बनाने के लिए, आपस में दोस्ती बढ़ाने के लिए अपने हथियार जो थे वो जमीन में गाड़ देते, जमीन में फेंक देते थे और बोलते थे आओ मित्र, गले लगते। तो बरी द हैजेस मतलब क्या होता है, दुश्मनी भुलाना, लड़ाई झगड़ा भुलाना। तो बरी द हैजेस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा कि क्वारल, जो झगड़ा उसको क्या करना, समाप्त करना, बाकी नहीं सब। चीव समवन आउट, देखिए पिक्चर से मैं आपको समझाता हूँ। चीव समवन आउट मतलब क्या होता है कि एक बॉस होता है, बहुत गुस्सा कर रहा है, यार तुम काम नहीं करो, ये नहीं कर रहे, वो नहीं करो, तो बोलना शुरू कर देता है ना। मतलब ऐसा बोलता है कि जैसे बगल वाले को च्यू कर देगा, चबा देना, चबा जाना, ठीक है। च्यू मतलब क्या होता है, चबा जाना, मतलब किसी के सामने इतना चिल्लाना कि एकदम लगेगा जैसे वो च्यू करके आउट कर देना, चबा चबा के उसको आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब गुस्सा करना, है ना। मुंह से किसी पर चिल्ला गया, मतलब तुम काम नहीं करते, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुमको बस ऑफिस में आके बैठना है, छुट्टियां लेनी है ना, च्यू कर रहे हो, एकदम चबा जाना बोल बोल के उसको, ठीक है। यही मतलब होता है। चीज समन आउट मतलब क्या हो जाएगा, किसी को डांटना। चीज समन आउट मतलब क्या हो जाएगा कि बोल बोल के किसी को डांटना, नहीं ये सब नहीं होगा, ये सही होगा, ठीक है। कभी रटिए मत, बस समझने की हिंट कीजिए। चीव समन आउट मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। चीव समन आउट मतलब गुस्सा करना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट इशू, और यहाँ पर चारों इडियम्स आपको पढ़ने हैं। चारों इडियम्स आपको अच्छे से पढ़ने, मैं आपको पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड, पहले आप समझिए चारों इडियम में हर इडियम्स का मतलब समझिए। बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड, अब देखिए कि ये है, पहले जमाने में लोग, ऐसा तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो लोगों के पास सिर्फ कैंडल होता था, तो कैंडल या दिया जलाते थे। कैंडल, अब ब्रिटिशर लोग है तो लोग तो दिया जलाएगा नहीं, तो कैंडल जलाएगा। कैंडल होता था, जलाता था। मान लीजिए किसी को रात भर खटना है, रात भर काम करना है, तो क्या करेगा, एकदम कैंडल जला जला रहेगा, जला जला रहेगा, है ना। तो रात भर कैंडल जलाएगा, अरे इतना बड़ा बड़ा कैंडल जो होगा पता चला एक ही रात में उड़ गया, तो सुबह को देख कर क्या बोलेगा, यार तो पूरा कैंडल दोनों तरफ से जला दिया क्या। मतलब एक कैंडल को देख के लगेगा कि चलो एक कैंडल कोई ले आया है इतना बड़ा, वो तो अंदाजा लग जाए यार 2-3 दिन तो चलेगा, लेकिन वो कैंडल एक ही रात में सब जला दे, तो बगल वाला क्या बोलेगा, यार तू तो कैंडल एक ही दिन में जला दिया क्या। है, मतलब कैंडल को दोनों तरफ से जला दिया क्या। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि वो रात भर खट रहा है, रात भर काम कर रहा है, और सारा काम कर रहा है, मतलब रात भर जग जग कर ओवर वर्क करना। इस कैंडल को दोनों तरफ से जलाना, इसका मतलब क्या हुआ कि ओवर वर्क करना, जरूरत से ज्यादा काम करना, ठीक है। रात भर काम करना, जरूरत से ज्यादा ही काम हुआ ना। रात को कितना आदमी आराम से सोता है, लेकिन रात को भी खट रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। तो बस वही लिटरल मीनिंग लिखा था कि बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड सिंपली है कि स्टेइंग अप लेट into the night and waking up early in the morning, effectively shortening the amount of rest sleep on receive, कि सोने के समय को खत्म कर देना और ओवर वर्क करना। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड मतलब क्या हुआ कि ओवर वर्क करना, जरूरत से ज्यादा काम करना। देखिए बर्निंग क्वेश्चन यहाँ पर वर्ड आता है, बर्निंग का मतलब क्या हुआ,
आप इसको समझिए कि जंगल में मान लीजिए आग लग गया, जंगल में बहुत ज़्यादा आग लग गया, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जो बर्न हुआ है, जो बर्निंग हो रहा है, उसको रोकना, बर्निंग खत्म करना, एक अर्जेंट इशू आ जाता है ये। एक अर्जेंसी आ जाती है, कहीं आग लग जाता है, तो अर्जेंसी आ जाती है कि जल्दी-जल्दी उसको बुझाया जाए। बर्निंग का यही तो मतलब होता है। कहीं पर आग लग गया, कहीं जो बिल्डिंग में आग लग गया, तो एक अर्जेंट इशू होता है कि जिस पर तुरंत अटेंशन देना होता है, तुरंत ध्यान देना होता है ताकि उसको जल्दी-जल्दी ठीक किया जा सके। तो बर्निंग का वो मतलब होता है। तो यदि यही बर्निंग के बाद हम क्वेश्चन लगा दें कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिस पे अर्जेंट ध्यान देना है, तुरंत ध्यान देना है, नोटिस किया जाना है, बर्निंग क्वेश्चन बोला जाएगा। जैसे देश में कोई ज्वलंत मुद्दा है, जैसे किसान अभी लोग हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे जाके अपना एमएसपी को लेके विरोध पे खड़े हुए हैं। तो एक बर्निंग क्वेश्चन हो गया है एमएसपी, किस पे एक्शन लेना है, नहीं लेगा तो किसान लोग विद्रोह कर रहे हैं, आंदोलन हो जाए, किसी को कुछ हो जाए, तो एक बर्निंग क्वेश्चन हो जाता है। तो बर्निंग का सिंपली मीन दिखाता है अर्जेंसी, यानी कोई चीज़ जल रही होती है तो हमको अर्जेंट काम करना होता है। उसी तरह कोई क्वेश्चन पर दी बर्निंग लगा दी, इसका मतलब हुआ कि वो क्वेश्चन पे भी अर्जेंसी काम करना है, अर्जेंट जल्दी जल्दी काम करना है ना? ठीक है, समझे? तो बर्निंग क्वेश्चन इज यू डिस्क्राइब ए प्रेसिंग और अर्जेंट मैटर, सिंपल, है ना? कि कोई अर्जेंट मैटर होता है, अर्जेंट बात होती है, उस पे ध्यान देने के लिए बर्निंग क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है। एक पिक्चर है, आप भी ध्यान रखें कि बर्निंग क्वेश्चन कि क्वेश्चन मार्क कहीं बर्न करते दिखा दो, बर्निंग क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बर्निंग कन्वे मीनिंग क्या कन्वे करता है कि इंटेंसिटी दिखाता है या अर्जेंसी दिखाता है। ठीक है, एक आपके सामने है बर्निंग या होल इन समवन पॉकेट, बर्निंग या होल इन समवन पॉकेट। कभी आपने देखा होगा कि आप मेला वेला जाते होंगे तो बहुत सारे खुदरा उदरा नोट वगैरह जो है पॉकेट में जमा हो जाते हैं। जैसे मेरे पास भी पता है कि कुछ नोट ऐसे ही जमा हो गए, ऐसे नोट जमा हो गए हैं, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सिक्के इस तरह की जमा हो जाते हैं। तो ये वो पैसे होता है ना? ये वो पैसे हो जाता है जिसको खर्च करना जरूरी हो जाता है ना? ये वो पैसा होता है जिसको खर्च करना क्या होता है, जरूरी हो जाता है। तो बर्निंग या होल इन समवन्स पॉकेट का सिंपल मतलब होगा, है ना? इसका सिंपल मतलब होगा कि बर्निंग या होल इन समवन पॉकेट मतलब होगा कि पैसे तो हैं पॉकेट में, उसको खर्च भी करना, और वो खर्च करने के लिए ही बने। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है बर्निंग या होल इन समवन पॉकेट इज टू डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ हैविंग मनी दैट वन इज ईगर टू स्पेंड, कि जिसको खर्च करना है ना? बर्निंग या होल इन वंस पॉकेट मतलब पैसे खर्च करने हैं, सिंपल है। कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है टू स्पेंड मनी क्विकली एंड इम्पल्सिवली। ठीक है, याद रखिएगा कि बर्निंग या होल इन पॉकेट मतलब पैसे खर्च करना है। तो बर्निंग क्वेश्चन बता दिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विल ह्यूमैनिटी ओवरकम द ग्रीड ऑफ लीडर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि जो नेताओं का लालच है उस पर क्या मानवता हावी हो पाएगा आने वाले पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में क्या मानवता नेताओं के लालच के ऊपर आ पाएगा, मतलब नेताओं के लालच से आगे बढ़ के इंसान का भला कर पाएगा, एक क्वेश्चन है। तो इसी को बोला जाता है कि एक बर्निंग क्वेश्चन, एक ज्वलंत मुद्दा है। तो आज की जो वीडियो है वो हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, 81 से। ठीक है, धन्यवाद।